नमस्कार दोस्तों, नवीन है। चलिए आज एक और टॉपिक कर लेते हैं फेडरलिज्म वाले में, जो कि जनरली पूछा जाता है कि फेडरलिज्म इमर्जिंग ट्रेंड्स। हाँ, क्या ये पूछा गया है? हाँ, आप पीवाईक्यू देखिएगा, देन यू विल गेट टू रियलाइज दैट इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ये क्या करा दिए हो? अरे ये कुछ नहीं है, ये तो ये फेडरल स्पिरिट इन इंडिया बताया गया है, और यहाँ पर क्या है कि अलग अलग फेडरलिज्म का डिफिनीशन है, थोड़ा टाइप ऑफ फेडरलिज्म है। जस्ट इन केस इफ दे विल यूज दिस टर्म इन योर क्वेश्चन, देन यू मे अवेयर ऑफ दिस ऑल दोस थिंग, तो वो आपको आंसर राइटिंग में, आपको पिन पॉइंट आंसर राइटिंग में ये हेल्पफुल होगा। इसीलिए ये थोड़ा वो टाइप ऑफ फेडरलिज्म भी मैं करा दिया हूँ। ठीक है, आज फेडरलिज्म का लास्ट लेक्चर होगा। ओके, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। अब ये देखिए, डुअल फेडरलिज्म जो हम लोग अक्सर बात करते हैं, जिसमें अपना सेंटर और स्टेट हो, और सेंटर स्टेट हो, और उसमें जो अपना 3 लिस्ट जो है, तो क्या हमेशा 3 लिस्ट होगा? नहीं, मतलब 2 लिस्ट से भी काम चलता है, स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट। अपने यहाँ कंकरेंट लिस्ट भी है। तो ये देखिए, बेस्ड ऑन क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट दोनों इंडिपेंडेंट हो, तो उसको हम लोग क्या डुअल फेडरलिज्म बोलते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नाम से ही क्लियर है कि एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसको बोला जाता है क्या, ये क्या है? इंटरलॉकिंग रिलेशन है। क्या? हाँ, इंटरलॉकिंग रिलेशन मतलब म्यूचुअल डिपेंडेंसी इज देयर, तो उसको बोला जाता है बेस्ड ऑन द व्हाट, इंटरडिपेंडेंस। क्या? हाँ, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। आप जनरली आप देखेंगे, स्पेशली इन फाइनेंस एंड इंप्लीमेंटेशन, जनरली देखिए ये दोनों बात है ना, ये पूरा बातें कह दिया, फाइनेंस एंड इंप्लीमेंटेशन। आप देखिएगा, स्टेट जो है तो जनरली क्या है, फाइनेंस के लिए सेंटर पर डिपेंडेंस रहती है, और जो सेंटर है वो स्टेट पर डिपेंडेंट रहती है इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो ये देखिए, तो यहाँ पर बहुत अच्छा से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक तो यह इंटरलॉकिंग रिलेशंस मतलब म्यूचुअल डिपेंडेंसी वाला रिलेशन का बात भी कर दिया गया है, और आपको फाइनेंस एंड इंप्लीमेंटेशन लिख भी दिया गया है कि फाइनेंस और किस तरह से इंप्लीमेंटेशन, ये दोनों जगह पर एक दूसरे का म्यूचुअल डिपेंडेंसी है। रिस्क क्या रहता है? रिस्क यही रहता है, सेंटर में एक्ट एज ए बिग ब्रदर। हाँ, क्यों? क्योंकि अरे आप देखिए ना, अभी इससे पहले हम स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात कर रहे थे, तो उसमें आप देखें ना किस तरह से रूल एंड रेगुलेशन, दे आर द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट कुड बी द रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है ना, वन साइज फिट फॉर ऑल। और वो सेंटर में बैठकर बिहार के गांव में क्या होगा वो वहां से डिसाइड करते हैं, तमिलनाडु के गांव में क्या होगा वहां से डिसाइड करते हैं। तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड आ गया है। ठीक है, तो वो रहता है। ये रिस्क क्या है? ये मतलब आप समझिए कि ये रियलिटी है। अब देखिए, सिमेट्रिक फेडरलिज्म, फिर ये नाम से क्लियर है। सिमेट्री आप जानते हैं ना, सिमेट्री और सिमेट्रिक। ठीक है ना, तो ये क्या है? सिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, तो मतलब स्टेट हैव इक्वल स्टेटस एंड द ब्रॉडली सिमिलर ऑटोनॉमी। ठीक है ना, इक्वल स्टेटस, ये क्या हो गया आपका? सिमेट्री हो गया। अब जैसे आप देखेंगे कि मतलब अमेरिका में जो स्टेट है 50 स्टेट, तो सबको लेते हैं कि 2 वोट है, तो सबको 2-2 वोट है, अगर कहीं पर ऐसा अगर मिला है तो। ठीक है ना, लेकिन अपने यहाँ पर है तो ये अपना राज्यसभा में ही देख लीजिए, चाहे लोकसभा में देख लीजिए, तो हर एक स्टेट से मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। ठीक है, तो वो उस तरह से, तो अपना मतलब ये तो ये क्या हो गया, फेडरल सिमेट्रिक फेडरलिज्म हो गया, जहाँ पर सबको बराबर देखा जाएगा। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, तो अपने यहाँ क्या है, आप कह सकते हैं एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि सम स्टेट एंड रीजन हैव मोर ऑटोनॉमी देन अदर्स। ये तो है ही अपने यहाँ पर। कहाँ है बता दो? अरे कहाँ है बता दो क्या? आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट को देख लीजिए, और वो सारा स्टेट जहाँ पर देख लीजिए कि एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनको तो थोड़ा सा ऑटोनॉमी मिल जाता है ना। अभी देखिए, जो सोनम वांगचुक जो है, वो लद्दाख को शेड्यूल 6 में ये करने के लिए कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छे से हो तो हम लोग शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 दे देते हैं ना, लार्जर ऑटोनॉमी। क्या है ये क्या है? ये जो हम लोग शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की बात करते हैं, ये क्या है? लार्जर ऑटोनॉमी देने की बात है कि हाँ, हिल्स एरिया है और एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वहाँ पर, मतलब एसटी पॉपुलेशन है, तो वो वहाँ पर अपना ऑटोनॉमी एंजॉय करेंगे, उन लोग अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो इस तरह से बात करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि कोई एरिया बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, तो उसको उठाने के लिए मतलब अलग ढंग से मतलब डिसीजन लेके हम लोग वहाँ पर उन लोग को ज़्यादा ऑटोनॉमी दे देते हैं। हिल एरिया का, जहाँ पर देखिए कि नॉर्मल टेरेन नहीं है, मतलब बहुत हिली एरिया एंड ऑल है, तो वहाँ पर हम लोग जैसे अपना हिमालयन स्टेट एंड ऑल हो गया, तो उन लोग को हम लोग ऑटोनॉमी दे देते हैं कि चलिए ठीक है, आप अपने तरीके से वो कर लीजिए। कभी कभी क्या है कि मतलब हिस्टोरिकल नीड समझ लीजिए उसको। क्या? हाँ, जैसे कि आप एट दैट टाइम जैसे कश्मीर को ही दिया गया था। ठीक है ना, आर्टिकल 370 में, तो वो हिस्टोरिकल नीड था एट दैट टाइम का, तो उस तरह से दिया गया। अब मतलब उस टाइम प्रिंसली स्टेट इतना ज़्यादा था और सबको यूनाइट करके लेके आना था, तो कोई डिसीजन उस तरह से लिया गया। अब जैसे नागालैंड का डिसीजन एक दिन मतलब अभी 271 के ए में है, तो वो नागालैंड के लिए स्पेशल स्टेटस वहाँ पर इंजॉय करते हैं लोग। ठीक है, इन सर्टेन एरियाज एंड ऑल। तो इस तरह से आप देखेंगे एसिमेट्रिकल जो फेडरलिज्म है, तो वो इन सब बातों पर डिपेंड करता है। कभी कभी तो आप वहाँ के बैकवर्डनेस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का अपलिफ्ट करना है, कभी कभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से हमको ये करना है, उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी आपके हिस्टोरिकल नीड, कभी कभी सिक्योरिटी। तो दीज आर द पॉइंट्स नो लाइक नो विच प्ले क्रूशियल रोल ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ फेडरलिज्म, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। ठीक है ना, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखें कि जस्ट इन केस इफ यू विल आस्क, देन दिस कुड बी द पॉइंट विच यू आर सपोज टू राइट। अब ये देखिए, फेडरल स्प्लिट इन इंडिया। ठीक है ना, तो इसमें क्या फेडरल स्पिरिट, अरे भाई हम लोग देख रहे कैसे झारखंड अलग हो गया, वहाँ पर हुआ एकदम बिरसा मुंडा वाला मूवमेंट से वो सब मोटिवेट हो गया कि नहीं भाई, कि अपना स्टेट ऐसा करके चाहिए कि हम लोग मतलब ट्राइबल लोग हैं एंड वी आर काइंड ऑफ इग्नोर्ड बाय द। अब पटना इतना ज़्यादा दूर पड़ जाता था एज अ मतलब अगर कैपिटल एंड ऑल देखिए तो, और सही में भी वो उस तरह से झारखंड को मतलब तवज्जो तो नहीं मिल पाता होगा जब वो दोनों साथ होगा। अब तो क्या रांची में कैपिटल है, वहाँ के अपने लोग हैं, उस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक है, चाहे तेलंगाना का देख लीजिए, चाहे अपना इसका छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, या अपना ये
लीजिए, झारखंड का देख लीजिए, तो वो चीज़ है। लेकिन सब अपना अलग हुआ, उत्तराखंड भी उस तरह से, तो उस तरह से अलग हुआ, तो मतलब अपना देखना है कि हम अपने लोग जो है, जो लोकल अपने लोग हैं, दे विल डिसाइड दैट कि व्हाट काइंड ऑफ एस्पिरेशन वी आर हैविंग, ठीक है ना, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट वी नीड, तो वो चीज़ है। द क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट टू मीट रीजनल एस्पिरेशन, ठीक है ना, कि रीजनल एस्पिरेशन कि हम लोग का क्या नीड है, हम लोग पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, तो उस तरह से मतलब हम लोग करते हैं, फेडरल स्पिरिट को जिंदा रखते हैं। राइज ऑफ रीजनल पार्टी, ठीक है ना, एंड देयर गवर्नमेंट। हाँ, आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी बिहार में ही है, तो 15 साल मतलब लालू यादव का सरकार रहा था 90 से 2005 तक, अब 2005 से अभी 20 साल से नीतीश जी का सरकार है, तो आप कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, तो दो मतलब सेंटर के मतलब पार्टीज का उसमें ये रहता है, मतलब कोलिशन में रहते हैं। जैसे जब देन लालू यादव वाज देयर, देन कांग्रेस मतलब विद कांग्रेस दे फॉर्म्ड अलायंस। अब नीतीश कुमार है तो बीजेपी के साथ है, बट स्टिल लार्जर से तो क्या वहाँ का रीजनल पार्टी का रहता है, तो उनका रीजनल पार्टी भी है, उनका गवर्नमेंट भी है। नवीन पटनायक उतना दिन से थे, और ममता दीदी है इतना दिन से, ठीक है, तो वो चीज़ है। ये क्या बोलते हैं, बहन मायावती एंड अखिलेश यादव जी का सरकार रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, तो ये सब क्या है, रीजनल मतलब उस तरह से डिमांड ये रहा है। अब कह रहा है कि डिमांड फॉर ग्रेटर फाइनेंशियल ग्रांट फॉर डेवलपमेंट, ये तो हमेशा रहता है। जैसे बिहार का स्पेशल स्टेटस करा था, अभी बिहार को कुछ कुछ मिला भी है, क्योंकि आप देखते हैं ना, आर्टिकल 275 में बोला है ना कि ग्रांट इन एड टू सर्टेन स्टेट, तो सर्टेन स्टेट में आने के लिए हर एक स्टेट अपना ये करता है कि हमको चाहिए पैसा, तो हमको चाहिए पैसा, तो करता है। ऐसे प्रोसीजरल लिमिट्स ऑन, ये जो बाबा साहब जिसको डेड लेटर बोलते थे, आर्टिकल 356 की प्रेसिडेंट रूल वाला, तो इसका मिसयूज नहीं होगा। लेकिन आप देख लीजिएगा कि कोई भी कमीशन, चाहे सरकारी अपूंची हो या एसआर बोमई केस होता, जहाँ पर भी फेडरलिज्म का ये आता है ना, उस पर सेंट्रल स्टेट सेंट्रल रिलेशन की बात आती है, वहाँ पर आर्टिकल 256 का बात आ ही जाता है कि वी नीड मोर ऑटोनॉमी एंड ऑल, ओके, और उस तरह से कि मिसयूज नहीं करने का इसका, ठीक है ना, जहाँ पर जेन्यून कंसर्न हो तो वहीं पर ये लगाने का है। अब कह रहा है क्या, assertion ऑफ द स्टेट ऑटोनॉमी एंड रेजिस्टेंट टू द सेंट्रल इंटरफेरेंस। तो हमेशा ये है कि आप देखिए, जब स्टेट का गवर्नमेंट वहाँ पर है क्या, हाँ, अगर कोई स्टेट पार्टी और उसका गवर्नमेंट वहाँ पर है, तो हमेशा ये रहेगा कि वो मतलब अपना ऑटोनॉमी का ये करेगा, स्टेट ऑटोनॉमी की बात करेगा कि हाँ, कि भाई कि हमको अपना मतलब ऑटोनॉमी दीजिए थोड़ा सा, तो मतलब हम लोग को अपने सलीके से काम करने दीजिए, ये बात तो हमेशा रहता है। देखिए, जब डबल इंजन की सरकार जिसको बोलते हैं, तो उस इन दैट केस ना, यू वोंट फाइंड दिस काइंड ऑफ assertion एंड ऑल, क्योंकि वो सब कुछ बहुत सिंक्रोनाइज ढंग से चलता रहता है। बट सेंटर और स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट पार्टी रहेंगे, देयर यू विल रियलाइज दैट कि किस तरह से सेंटर जो है मतलब बिग बॉस बनने का कोशिश करता रहता है, बिग ब्रदर बनने का कोशिश करता है, और किस तरह से स्टेट को मतलब ऐसा करके सप्रेस करने की कोशिश किया जाता है। तो वहाँ पर वो अपना मतलब स्टेट जो है अपने ऑटोनॉमी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा असर्टिव होती रहती है टाइम एंड अगेन। तो ये चीज़ है, तो ये क्या है, फेडरल स्पिरिट इन इंडिया। तो ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा ना, एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लीजिएगा, देन होपफुली यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट। और ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही पॉइंट लिखना है, आप बात समझ गए ना, तो उसको आप थोड़ा सा इधर करके मोल्ड करके अपने से भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फेडरलिज्म इमर्जिंग ट्रेंड, तो इमर्जिंग ट्रेंड में जो है तो उस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसमें तो मतलब आप न्यूज़ पेपर से कितना खुद को ये करके रखे हुए हैं, तो वो भी डिपेंड करेगा कि आपका आंसर इसमें कितना अच्छे से बन के आ रहा है। तो देखिए, ये क्या, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये तो आप नाम से ही क्लियर है। हम लोग यहाँ पर देखें ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है कि म्यूचुअल ये है। कॉम्पिटिटिव में भी आप समझ ही सकते हैं कि आपस में कंपटीशन हो, जैसे स्टेट और स्टेट की, बिहार आगे की यूपी आगे, ना वो तो बिहार तो पीछे ही रहने का ये स्ट्रगल करता रहता है कि कितना सब कुछ में पीछे, सब कुछ में पीछे। सेकेंड लास्ट हो जाता है तो वही पूछ देता है कि कौन सा ऐसा ये है जिसमें बिहार सेकेंड लास्ट नहीं है। वो अपने सरप्राइज हो जाता है सब कि भाई ये हम कैसे लास्ट नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ें है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हम लोग देख ही लिए कि कोऑपरेशन विद द स्टेट, ठीक है ना, एज इन पार्टनर्स इन गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में क्या है कि ये पार्टनर करेंगे। अब ये कंपटीटिव फेडरलिज्म वाला देखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट कम्पीट विथ ईच अदर, जैसे नीति आयोग है ना, थ्रू द मल्टीपल इंडेसेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मल्टीपल इंडेसेस, इसमें सब में बिहार ऑलमोस्ट जो है ना आपको मोस्ट ऑफ द टाइम बॉटम पर ही मिलेगा, ठीक है। जैसे इंडिया आपको वर्ल्ड में मिलता है ना, मतलब अपना डेमोक्रेसी के इंडेक्स पे, या मतलब क्या बोलते हैं उसको, HDI के इंडेक्स पे, ठीक है ना, या आप कर दीजिए कि जो आप अपना हंगर इंडेक्स रहता है उस पर, तो इंडिया सबसे आपको पीछे मिलेगा। उसी तरह से यहाँ बिहार का हालत रहता है। तो एक्सपोर्ट में, चाहे इनोवेशन में, या कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, तो वहाँ हर जगह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी ऐसा करके निकालता था। इन्वेस्टमेंट एंड सोशल इंडेसेस, सोशल इंडेसेस मतलब वही क्या, अपना हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है ना, मतलब क्लीन वाटर एंड ऑल, तो वो चीज़ है। तो वो सब आपका आ जाएगा सोशल इंडेसेस में। हाउ मतलब आपका जो क्या बोलते हैं उसको कि जो मतलब एज है, जो एवरेज एज है, मतलब लिविंग एज, एवरेज एज, तो वो सब चीज़ में है, ठीक है। तो वो सब आ जाता है आपका सोशल इंडस्ट्री में। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए तो आज नहीं, आज़ादी से पहले से ही मतलब हमारे फाउंडिंग फादर है तबाह मचा कर रखे हुए, जैसे बापू बोलते थे कि ग्राम स्वराज एंड ऑल। फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया गया आर्टिकल 40 में। फिर उसके बाद जो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट चले जाए वहाँ पर, ग्राउंड पर चले जाए, तो उसके लिए अमेंडमेंट भी हुआ कि हाँ कि भाई स्टेट लिस्ट से इन सब्जेक्ट को हम लोग को म्यूनिसिपलिटीज़ और वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज, तो वहाँ पर देना है। तो इसके लिए हम लोग ना मतलब कि अपना 73वां संविधान संशोधन भी किए।
तो वो सब करके हम लोग डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की। बिहार तो पहला रहा 2006 में जो 50% रिजर्वेशन दिया महिलाओं का, फिर वो देश पूरा कॉपी किया। तो ये देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इमर्जिंग एज एन इफेक्टिव पिलर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है ना, इंडियन फेडरलिज्म का इफेक्टिव पिलर है। इसको आप समझिए तो मतलब वुमेन इंपावरमेंट के लिए भी एक इफेक्टिव पिलर कह सकते हैं इसको। तो ये बहुत सारे जगह पर आप ना ये PIR वाला जो है ना आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मतलब कि अब मार्क्सिस का पार्टिसिपेशन कैसे रहा गवर्नेंस में, तो वहाँ पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। मार्केट इकोनॉमी रोल, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी करा कि स्टेट गेनिंग स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, कंपटीशन टू अट्रैक्ट FDI, ठीक है, इसको कम्पिटेटिव फेडरलिज्म में रखते हैं। आप देखते हैं नहीं क्या, अभी तो खैर ठीक है सेंटर में और स्टेट में तो दोनों में, गुजरात में चाहे मतलब महाराष्ट्र में आप देखिएगा सबसे सेम सरकार है। नहीं तो अगर ऐसा अलग अलग सरकार रहती तो मतलब मेनली ये तेलंगाना का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, यहाँ का गवर्नमेंट सबसे सेंटर से टकरा जाता है कि नहीं भाई कि यहाँ पर FDI होना चाहिए, यहाँ पर गेम ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो ऐसा यूपी बिहार वाले इस तरह से नहीं, मतलब यूपी बिहार उड़ीसा में इस तरह से इंथू में नहीं होता है कि नहीं यहाँ तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं उस तरह का, तो कैसे होगा। लेकिन बट दीज स्टेट इफ यू टॉक अबाउट गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तो दीज आर लाइक नो, तमिलनाडु, दीज आर लाइक वेरी लाइक नो स्पिरिटेड स्टेट्स, ठीक है। वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरह से ठीक करके रखते हैं, अपने कम्पिटेटिव इंडेसेस को उस तरह से करके रखते हैं कि भाई कि हम कैसे कम नहीं, कि हमको क्यों नहीं ये आ रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है। तो वो सब उस तरह से देखते हैं। तो ये आप मार्केट इकोनॉमी रोल में देख सकते हैं। पारा डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि स्टेट डायरेक्टली इंगेज करता है किससे, तो फॉरेन कंट्री से, ठीक है। फॉरेन कंट्री से डायरेक्ट मतलब स्टेट इंगेज करेगा। जैसे हम लोग देखें नहीं आर्टिकल, अगर आपको याद हो तो मतलब 92-93 देखेंगे, 292-293, तो 292-293 आप देखें ना, तो अगर आर्टिकल आप 292 में देखिएगा कि तो सेंटर जो है ना पैसा ले सकता है विदेश से, और आर्टिकल 293 में है कि आप विदेश से पैसा नहीं ले सकते हैं स्टेट। तो उस तरह से आप देखिए कि अब है ना कि लोग अब डायरेक्ट रिलेशन रखना चालू कर रहे हैं। डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, अब देखिए डोमिनेंट पार्टी सिस्टम में यह हमेशा रहा है कि जैसे ही डोमिनेंट पार्टी सिस्टम करने का मतलब, जैसे एक टाइम अगर मान लीजिए कि 67 तक कांग्रेस का था, तो अगर आपका ये रहता है ना कि वो एक पार्टी अगर डोमिनेंस दिखाती है ना, तो वो इसका मतलब होता है कि आपका फेडरल कैरेक्टर जो है ना वो सिग्निफिकेंटली क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या, हाँ, जैसे वन पार्टी स्ट्रांग होगी ना, मतलब ऐसा सेंटर स्ट्रांग होगा, तो ये फेडरल कैरेक्टर डिक्रीज होगा। आप मतलब आप समझिए ना, जो भी वहाँ पर मतलब स्टेट में काम कर रहा है, तो वो एकदम उस तरह से मतलब असर्टिव नहीं हो सकता। व्हाट इफ क्या कोलिशन का गवर्नमेंट है और यहाँ पर जैसे कि अभी का ही ले लीजिए, नीतीश कुमार का गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार का यहाँ पर मतलब अपना ये भी है, सपोर्ट भी है। तो मतलब नीतीश कुमार इज लाइक हेयर कि भाई नेक टू नेक बात करते रहते, थोड़ा नीचे है लेकिन मतलब ऐसा है करके, ऐसा नहीं है, इतना गैप इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप देखिएगा। वही अगर 200 खुदे से 300-400 ऐसा आ जाता, 400, अरे 400 नहीं, मतलब मान लिया खुदे से 300 आ जाता, जैसे 302 एंड ऑल ऐसा आ गया था 19 में, तो इस तरह से बीजेपी को आता था, कोई इज्जत थोड़ी करता था किसी को, भागो यहाँ से, ऐसा करता था। अब मोदी सरकार, अब एनडीए होता रहता है। तो ये आप हमेशा देखिए, कांग्रेस का भी एक टाइम में तो इसी तरह से था कि हर जगह कांग्रेस, तो इंडिया इंदिरा इज इंडिया ऐसा होता था, वो कोई किसी का इज्जत नहीं वहाँ पर। फिर तो वो कोई भी पार्टी एक बार डोमिनेट करती है ना, तो वो दूसरा को कुछ नहीं समझती है। तो ये चीज़ है। तो देखिए सेंट्रल एक्सिस स्ट्रेंथन, ठीक है ना, सेंट्रलाइजेशन एंड डीपनिंग सिंस द 2014, ठीक है। तो ये लुइस टिलिन जो है, तो ये है अपना मतलब ये सब पर स्टडी करती रहती है, बताई कि भाई कि ये इतना ज़्यादा जो है कि क्या ये सेंट्रल एक्सिस जो है कि वो क्या है, सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट कर रही है। तो आप देखते हैं ना कि ऐसा हमेशा ये होगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हम लोग करवा देंगे, ठीक है ना, 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो जाएगा, 1 नेशन, सब में 1 नेशन 1 लगाते जा रहा है। देखिए 1 नेशन 1 टैक्स लगा दिए, ठीक है। तो ये चीज़ है कि सबको सेंट्रलाइज कर रहा है इससे, लेकिन स्टेट को बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि अब मान लीजिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दीजिएगा, तो अब मतलब वहाँ बिहार में अभी चुनाव हो जाएगा। तो अब ये इसी बार देखा था कि घुसपैठिया आ रहा है, मतलब पागल उगल है क्या, ये लोग घुसपैठिया आ रहा है, ठीक है। यहाँ घुसपैठिया कहाँ से आ भाई, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग तो 2-4 को नेपाल से बुला के लेकर आते हैं कि भाई थोड़ा सा अच्छा मोमोज मिल जाए, तो वो लोग बनाता है बहुत अच्छा, तो खाते होते हैं। ये लोग जो है कि उसको भी भगवा देगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं है भाई, ये गुजरात का अपना दिमाग में बैठ गया है। अब देखिए फिर अभी बंगाल में इलेक्शन है, तो फिर वहाँ पर घुसपैठिया 10 रंग के बाद 50 रंग के बाद ये सब होता रहता है, तो ठीक है। लेकिन बिहार में मतलब मान लीजिए वेस्ट बंगाल में होता होगा, मतलब आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दैट, लेकिन बिहार में सीरियसली डूड गजब है, बॉर्डर पर घर है यार, ठीक है। हम ही 4 बार 5 बार उधर कूद के चल जाते हैं, वो लोग आना भी नहीं चाहता इधर, क्या चल पक यहाँ से, ठीक है। तो दे आर मोर हैप्पी यार। अगर आप हमको लगता है कि आप देख लीजिएगा हैप्पीनेस इंडेक्स में, नेपाल वुड बी लाइक मोर हैप्पी, दे आर मतलब हैप्पी लोग हैं वहाँ पर यार, अपना यहाँ की तरह नहीं है यार, एटलीस्ट बिहार की तरह तो नहीं होगा। तो ये देखिए, तो डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है, तो कोई भी पार्टी डोमिनेट होगा तो उस तरह से करेगा। अब देखिए फिजिकल फेडरलिज्म आफ्टर जीएसटी, तो जीएसटी आप लोगों को पता ही है कि 101 अपना ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ और उस तरह से ये किया गया। तो ये ग्रांड, ये कहता है इसको, क्या कहता है इसको, ग्रांड, ये हाँ, तो ये बार्गेनिंग इसको बोला गया कि ये बहुत, ये पहले जब निकला तो बोला कि बहुत ग्रांड बार्गेनिंग हो गया, ठीक है ना। लेकिन जो है कि वाइडनिंग ट्रस्ट डेफिसिट, लेकिन ये जो है ना, यामिनी अय्यर जो है, मणिशंकर अय्यर की बेटी, ये बहुत अच्छा ये लिखती उखती रहती है, पढ़ती है आराम से। तो ये कह रहा है कि वाइडनिंग ट्रस्ट डेफिसिट, लेकिन अब जो है ना वही एक समय जो था कि हम लोग बहुत बार तीर मार लिए, तो अब वो मतलब टाटा फिश होते जा रहा है, ठीक है ना, कि वो अब जो है कि वाइडनिंग ट्रस्ट डेफिसिट, मतलब ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना वो एस्केलेट होते जा रहा है, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि जुडिशरी रोल, तो जुडिशरी रोल अपहोल्डिंग द फेडरल स्ट्रक्चर, तो जुडिशरी तो हमेशा इस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आ ही जाती है, ठीक है, कभी कभी जजें ही कर देती है। तो वो चीज़ है, जैसे एसी जजमेंट इन तमिलनाडु गवर्नर केस 2025 वाला, फिर बाद में सब अलर्ट पलट भी दिया कि नहीं नहीं ठीक है, जैसा है फिर वैसा चलेगा, कि आप कितने, तो पहले तो बोला कि 2 महीना के अंदर आपको एसेंट दे देना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल कंसीडर एज कि बिल हैज बीन पास फ्रॉम द दैट, मतलब अपना जो लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ से, तो वो तो दे वर वेरी हैप्पी एंड ऑल तमिलनाडु में। लेकिन बाद में फिर से उसको ऐसा करके रिवर्स कर दिया कि नहीं नहीं ठीक है, वो रख सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये भी हो रहा है कि अब जैसे जुडिशियरी का क्या वो मतलब है कि नहीं पावर में, वो इतना कर सकती है कि नहीं, लेकिन अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का आप समझिए ना, तो वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन माना जाता है जुडिशियरी को, ठीक है। तो उस तरह से तो इसको अगर ज़्यादा कहीं पर भी हो जाएगा तो फिर एज अ कस्टोडियन ऑफ मतलब नो कॉन्स्टिट्यूशन, उसको तो थोड़ा सा इंटरवीन करना ही पड़ेगा जुडिशियरी को, ठीक है। तो टाइम एंड अगेन करता है, तो प्राइमा फेसी पे आपको लगेगा कि क्यों ये भाई, तो ये अपना सेंट्रल स्टेट का रिलेशन है, और ये तो अपना क्या पार्लियामेंट में इन सब चीज़ों का सोल्यूशन होना चाहिए, हु इज़ द स्टेट मतलब जुडिशरी टू मतलब नो इसमें इंटरफेयर करें। लेकिन आप थोड़ा सा ऐसा डीप करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई कि अब इतना ज़्यादा आती कर देगा, तो स्टेट मतलब जुडिशरी शुड इंटरवीन इन सम केसेस, ठीक है। ये कह रहा है कि कॉम्बेटिव फेडरलिज्म, वो कॉम्बैक्ट वाला नहीं होता, कॉम्बैक्ट ऐसा करता है, तो कॉम्बेटिव फेडरलिज्म में कह दिया गया कि वही लड़ाई वाला। इसका अगर आपको बेस्ट एग्जांपल देखना है ना, ये 8 नंबर वाला का, तो आप ममता बनर्जी ऐसा, ये ममता दीदी और अमित शाह वाला देख लीजिएगा, तो वो होगा भाई दोनों बेमतलब के लड़ते रहता है भाई, ठीक है। तो ये चीज़, सेंटर तो अपना हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है, और जो भी स्टेट से होता है सबको परेशान करता है। वो प्रशांत किशोर का जो क्या वो आईपैक जब बनाया था, तो उस पर भी आप देखेंगे कि 1 डेढ़ महीना पहले उस पर भी छापा उपा मार दिया था, तो वो मतलब वो हरा वाला फाइल लेके वो निकल गई थी रास्ते पर। अभी तो एकदम और मतलब ये सब चीज़ें तो और मतलब समझ रहे हैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, तो वो चीज़ें हैं। तो वो लाइक टू ट्रस्ट डेफिसिट, क्या है ये ट्रस्ट डेफिसिट, एकदम मतलब इतना ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन स्टेट और सेंटर का, तो मतलब हम अपने लाइफ स्पैन में तो उस तरह से नहीं देखे हैं कि मतलब मे बी इंदिरा जी के टाइम में तो भी हो भी सकता है, लेकिन भाई ये करेंट ऐसा करके ऐसा डेकेड में, तो आप ये देखिए तो यही अभी चल रहा है जो बहुत टॉक्सिक रिलेशन चल रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग ना ये करते हैं बे फॉरवर्ड और कंक्लूजन फेडरलिज्म का करते हैं। चलिए हम लोग अब बे फॉरवर्ड से शुरू करते हैं और कंक्लूजन पर खत्म करते हैं। तो ये बे फॉरवर्ड में आप देखिएगा कि हम लोग कुछ कमेटी और कमीशन को लिए हैं, तो इसको ना बड़ा ध्यान से आप देख लीजिएगा। इट्स नॉट लाइक दैट ओनली इन फेडरलिज्म, मतलब और भी मतलब ऐसा करके पोर्शन आएगा जहाँ पर हम लोग ना इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले आप देखिए कि राजमन्नार, जो ये राजमन्नार कमेटी है, तो इसमें आप देखिएगा ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वो इस बात पर दिए हैं कि जो अपना इंटर स्टेट काउंसिल जो बना हुआ है, तो ऐसा नहीं कि बस उसको ठंडे बस्ते में डाल देना है। अगर कहीं भी अगर इस तरह से स्टेट अगर स्टेक होल्डर है, तो सेंटर को ना वो जाकर वो कंसल्ट करना चाहिए स्टेट से, ठीक है ना। तो जो भी स्टेट मैटर हो, जो भी मैटर है जो कि स्टेट को अफेक्ट करती है, तो वहाँ सेंटर को जाकर वहाँ पर कंसल्ट करना चाहिए। तो ये आपका कौन, राजमन्नार कमेटी जो है बताती है। आप देखिए सरकारिया कमीशन, जो कि मतलब समझे मोस्ट फेमस, सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन तो मोस्ट फेमस है अगर आप सेंटर स्टेट रिलेशन और फेडरलिज्म की बात करेंगे। तो सरकारिया कमीशन क्या बताती है? सरकारिया कमीशन ये कहती है कि पहले तो हमको एक परमानेंट बॉडी बनाना है, आर्टिकल 263 के अंदर में हमको एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बनाना है। नॉट ओनली उसको बनाना है, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन भी करना है, ठीक है ना, थोड़ा सा उसको पावर भी देना है, स्ट्रेंथन भी करना है। ये चीज़ वो कहती है। क्यों? क्योंकि उसका ऐसा करके मानना है कि जब तक हम इंटर स्टेट काउंसिल को इस तरह से नहीं करेंगे, तब तक सेंटर स्टेट रिलेशन का जो मतलब जो चैलेंजेस है ना, वो बदस्तूर बना ही रहेगा। इसके लिए ये सरकारिया कमीशन ही बनती है। सरकारिया कमीशन ऑल्सो ये कहती है कि अगर आपको रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर आना है, तो भाई आपको ना लिमिट करना होगा। जो आर्टिकल 256 जिस तरह से आप लोग यूज करते हैं, उसको भी आपको लिमिट करना पड़ेगा। देन ओनली विल लाइक नो मोर विल बी मोर कंफर्टेबल एंड वर्किंग टुगेदर एंड ऑल, ठीक है। ये देखिए यही बोले कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लाने के लिए ना आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए राजमन्नार कमेटी क्या है, कंसल्ट द इंटर स्टेट काउंसिल ऑन डिसीजन अफेक्टिंग द स्टेट, ठीक है। जो डिसीजन अफेक्ट करती है उस पर ये करना है। इसमें देखिए हाँ, ये एक और बात कहती है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को क्या है कि बहुत रिड्यूस करना है। कौन कहती है ऐसा? ये सरकारिया कमीशन कहती है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम शुड बी केप्ट मिनिमम। क्यों? क्योंकि एक चेकर पर बहुत लोड पड़ जाता है ना, स्टेट के पास उतना पैसा नहीं रहता है, ऊपर से सेंट्रल स्टेट वाला स्कीम्स है वो सब और ज्यादा परेशान कर देता है। सेटअप ऑफ परमानेंट ISC, ठीक है ना, इंटर स्टेट काउंसिल अंडर द आर्टिकल 263, हम लोग अभी देख ही लिए। लिमिट यूज ऑफ आर्टिकल 356, ठीक है ना, जो डेड लेटर कहे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब कह रहा है कि स्ट्रेंथन इंटर स्टेट काउंसिल, इसको सिर्फ बनाना ही नहीं, इसको स्ट्रेंथन भी करना है। अब उसका कह रहा है कंसल्ट स्टेट ऑन द मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट, तो कंकरेंट लिस्ट के मैटर पर स्टेट से कंसल्ट करना है। वही आप देखिएगा फिर से जो सरकारिया के बाद आप पुंछी कमीशन पर भी जाइएगा ना, तो पुंछी कमीशन भी वही बोलती है। क्या बोलती है कि भाई कि हमको कंकरेंट लिस्ट पर जो है कि आपको स्टेट से आपको सलाह लेना ही पड़ेगा, कंसल्ट करना ही पड़ेगा, देन यू गो अहेड। ये क्या किसका है? ये
आपका पूंजी कमीशन करती है। पूंजी कमीशन कुछ कमेंट ना इसके गवर्नर के बारे में भी करती है। क्या करती है बता रहा हूँ। वो ये बोलती है कि गवर्नर का जो है ना कि आप थोड़ा-सा अगर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स करना चाहते हैं तो इसको आप टेन्योर दीजिए, फिक्स टेन्योर दीजिए। तो ठीक है, फिक्स टेन्योर दीजिए और इसको ना व्हिम्स एंड फैंसी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर नहीं रहने दीजिए। मतलब आप ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वाला ऑफिस आप इसको बना के रखे हैं। तो इसका थोड़ा-सा प्रोसीजर बनाइए कि किस तरह से मतलब उसको लेकर आना है और किस तरह से विदाई करना है। ऐसा प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जब मन किया प्रेसिडेंट हटा दिया, जब मन किया ले आया। तो ये भी पूंजी कमीशन बोलती है ये भी ठीक बात नहीं है। और थर्ड कि उसको अपना स्टेट का नहीं रहना चाहिए। स्टेट के लेकर आइएगा तो यार वो उसी में तेला-वेला बतियाने लगेगा अपना स्टेट के अंदर। तो उसको बाहर से कोई इमिनेंट पर्सनैलिटी को लेकर आइए तो उस तरह से थोड़ा-सा पॉलिटिक्स वगैरह से दूर रहे। इस तरह की पर्सनैलिटी को लेकर आने की बात करती है पूंजी कमीशन में। और ये भी बताती है कि जो अपना इंटर स्टेट काउंसिल जो बना रहे हैं, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए तो बहुत ही एसेंशियल है। तो देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एसेंशियल फॉर इंडियाज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है ना। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत जरूरी है। गवर्नर शुड बी इमिनेंट पर्सन आउटसाइड ऑफ द स्टेट और इसका फिक्स टेन्योर भी कर दीजिए और रिमूव विद द प्रॉपर प्रोसीजर, न कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये कहना चाह रहा है कि स्ट्रेंथन यूनियन स्टेट कंसल्टेशन ऑन कंकरेंट सब्जेक्ट थ्रू द इंटर स्टेट काउंसिल। तो ये हो गया। अब देखिए एनके सिंह कमेटी पिछले लेक्चर में भी हम लोग देखें कि क्या बताता है कि 60% से ज़्यादा क्या है गवर्नमेंट का डेट नहीं होना चाहिए, उतना ज़्यादा कर्ज नहीं लेना है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि स्ट्रेंथन लोकल फेडरलिज्म। अब लोकल फेडरलिज्म को आपको अगर स्ट्रेंथन करना है तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इंपावर करना पड़ेगा लोकल बॉडीज को, लाइक पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। अब ये देखिएगा यहाँ पर एक बात ये हो जाता है कि जब भी पंचायत से, ठीक है ना, या म्युनिसिपैलिटीज को ये देना होता है, पावर देना होता है ना, तो ये अपना जो स्टेट है बहुत कतराता है। बट व्हेन इट्स कम टू टेक पावर फ्रॉम द सेंटर तो वो है तो करता है कि हमारे पास हमारे साथ नहीं शेयर करते, हमारे साथ पावर शेयर नहीं करते। अब वो जब उनको शेयर करना होता है पंचायती राज से तो वहाँ पर दिक्कत होने लगता है। तो वो भी हमको जिस तरह से हमको वहाँ से क्या बोलते हैं बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता है। तो सिमिलर मतलब थिंग्स गोज टू ऐसा करके ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन करके भाई वहाँ पर भी आप ग्राम स्वराज को नहीं उस तरह से पावर दीजिएगा तो उनको भी तो बिग बॉस वाला और बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता होगा। तो ये चीज हम लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए कहा कि नर्चर द कल्चर ऑफ कंसल्टेशन बिटवीन स्टेट। देखिए इससे क्या होगा ना कि म्यूचुअल ट्रस्ट जो है स्ट्रेंथन होगा। किससे? तो ये अगर आप ऐसा कल्चर नर्चर करते हैं जिसमें क्या होगा कि ये कंसल्टेशन वाला चीज़ उभर के आएगी। कुछ भी बात हो तो हम लोग सेंटर से और स्टेट से आपस में एक दूसरे से कंसल्ट करें, दैट विल बी वेरी गुड थिंग फॉर मतलब आवर फेडरलिज्म एंड ऑल। अब देखिए जब कंक्लूजन लिखना होगा ना तो देखिए फेडरलिज्म जब भी आपके दिमाग में आता है ना तो कुछ बातें तो आ ही जाता होगा कि अच्छा फेडरलिज्म है तो फेडरलिज्म इज नथिंग बट व्हाट्स अ बैलेंस बिटवीन, क्या, हाँ बैलेंस बिटवीन, किस चीज़ का बैलेंस है? तो ये बैलेंस है अपने कंट्री का यूनिटी का, ठीक है ना, और स्टेट के ऑटोनॉमी का। अच्छा, सही बोले। तो इसको हम लोग प्रमोट कैसे करेंगे? तो वी विल प्रमोटिंग इट बाय व्हाट? तो हम लोग को अपहोल्ड करना है। किस चीज़ को अपहोल्ड करना है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को हम लोग को अपहोल्ड करना है, ठीक है ना। हम लोग को प्रमोट करना होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या? हाँ, हम लोग को प्रमोट करना पड़ेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम लोग को प्रमोट करना पड़ेगा एंड अपहोल्ड करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल किस चीज़ को, प्रोविजन को, ठीक है ना। तब जाके क्या होगा कि वी विल एबल टू एड्रेस द चैलेंजेस बिटवीन द सेंटर स्टेट। थोड़ा बहुत चैलेंजेस हमेशा रहता ही है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। देखिए अपना मतलब हम लोग अपना यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो जवाहरलाल नेहरू बोले थे तो उसको तो हम लोग सस्टेन कर ही रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू डू सर्टेन थिंग to keep preserving our spirit of ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट को जिंदा रखने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको और मतलब आप समझे ना कि वाइब्रेंट बनाने के लिए, डायनेमिक बनाने के लिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक केयर ऑफ लाइक इंस्टीट्यूशन, क्या, हाँ, जो कि अभी खत्म होते जा रहा है। तो वी हैव टू स्ट्रेंथिंग द इंस्टीट्यूशन। जैसे अभी किसे कंप्लेन आता है कि मतलब स्टेट लोग का जनरली कंप्लेन रहता है कि हमको मतलब ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब रेड मार के हम लोग को परेशान कर दिया जाता है। तो वी हैव टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन, उसके ऑटोनॉमी का, उसके इंडिपेंडेंसी को, उसको बचा के रखना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं आप कीजिएगा और इस तरह से मिसयूज कीजिएगा इंस्टीट्यूशन का तो दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी मतलब फ्लरिश लाइक अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड वो कभी नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। ओके, then we have to ensure transparency. What? Yes, strengthening institution is one thing. Second thing is ensuring transparency. बिना ट्रांसपेरेंसी के अभी देखिए ना, अब मान लीजिए कि वोट चोरी होता है कि नहीं होता अलग बात है, लेकिन ये क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज मिजरेबली फेल्ड, क्या, हाँ, मिजरेबली फेल्ड टू लाइक नो गेट द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है ना। वो तो वहाँ पर तो क्या ट्रस्ट डिफिसिट, ट्रस्ट इरोड भयंकर ढंग से हुआ है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इंश्योर करना पड़ेगा क्या? ट्रांसपेरेंसी को। ये तो की है एकदम, ठीक है ना। एंड देन वी हैव टू गो फॉर द फोस्टरिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, क्या, हाँ भाई, म्यूचुअल ट्रस्ट जब तक हम लोग नहीं ऐसा करके फोस्टर करेंगे तब तक ये स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज नॉट गोइंग टू बी सो डायनेमिक, वाइब्रेंट एंड अलाइव इन आवर कंट्री, ठीक है ना। तो उस तरह के कुछ सोचकर, अच्छा बात सोचकर और उसको इंग्लिश में इस तरह से कंक्लूजन आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कंक्लूजन को। तो करा इंडियन फेडरलिज्म बैलेंसेज, क्या, हाँ, इंडियन फेडरलिज्म बैलेंसेज क्या? तो नेशनल यूनिटी विथ
स्टेट ऑटोनॉमी, क्या, हाँ, नेशनल यूनिटी विथ स्टेट ऑटोनॉमी, ये हो गया। अब कह रहा है बाय अपहोल्डिंग, अब ये हम लोग कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, बाय अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड एड्रेसिंग सेंटर स्टेट चैलेंजेस। ये 3 चीज़ आपको इसी तरह से याद करके रख लिया कि हम लोग को किस तरह से हम लोग को फेडरलिज्म को हम लोग ये बैलेंस करके रखे हैं। तो आप अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड एड्रेसिंग सेंटर स्टेट चैलेंजेस। इंडिया कैन सस्टेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो तो सस्टेन क्या, इंडिया कैन प्रमोट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये तो हमारा टाइमलेस सिविलाइजेशन का इथोज है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये हमसे कौन छीन सकता है, ये तो हमेशा रहेगा, ठीक है। स्ट्रेंथिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि अभी बहुत जरूरी है, दिस इज द लाइक नो, मतलब नीड ऑफ आवर कह सकते हैं आपकी, ये क्या है कि स्ट्रेंथिंग इंस्टीट्यूशन, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फोस्टरिंग म्यूचुअल ट्रस्ट आर कीज टू प्रिजर्विंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये बहुत जरूरी है टू कीप प्रिजर्विंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जुडिशरी शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमारी साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।